मिला टाइम्स में खुश आमदीद। करनी सेना नाम की एक संस्था ने उत्तर प्रदेश के आगरा में आज ज़बरदस्त आतंक मचाया, हाथों में तलवारों को लहराया, समाजवादी पार्टी के एक एमपी को जान से मारने की धमकी दी। कानून को हाथ में लेने का इन लोगों ने ऐलान कर दिया। लाखों की भीड़ इकट्ठा होकर किसी के घर पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। इन लोगों ने घंटों तक नेशनल हाईवे पर जाम लगाए रखा। इसके बावजूद इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, कोई भी आदेश और बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने नहीं आया है। इनके घरों को बुलडोज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये ऐलान भी नहीं हुआ है। यही उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन है जिसने कहा था अगर मुसलमानों ने 5 मिनट के लिए किसी सड़क पर ईद की नमाज अदा कर लिया तो उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जब्त कर दिया जाएगा। मुसलमानों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने घर की छत पर नमाज अदा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ हाथ में तलवारें लहराने का इन लोगों ने काम किया। पुलिस प्रशासन से इन लोगों ने धक्का मुक्की की। इन लोगों ने नेशनल हाईवे को घंटों बंद किए रखा। इसके बावजूद इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की कोई बातचीत नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि जिन लोगों ने अपने हाथों में तलवारों को लहराया था उनके चेहरों की शनाख्त की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के आगरा का है। उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना नाम की संस्था ने राणा सागा की जयंती पर आज एक बड़ी रैली का इनेकाद किया। दिन के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक उनकी रैली चलती रही। 1 लाख से ज्यादा राजपूतों ने या करनी सेना के लोगों ने इस रैली में शिरकत की। बीजेपी के भी कई सारे नेता वहां गए और उन सब लोगों ने अपनी रैली में समाजवादी पार्टी के एमपी रामजी लाल सुमन को सीधे सीधे धमकी दी, जान से मारने का ऐलान किया। उन लोगों ने यह भी कहा कि घर में घुसकर मारा जाएगा। किसी ने यह भी कहा कि कानून क्या है हम नहीं जानते। किसी ने धमकी दी कि अगर पुलिस ने या प्रशासन ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग खुद अपने हाथों में कानून को लेंगे, खुद उस पर हमला करेंगे और किसी को रोकने की हम इजाज़त नहीं देंगे। खबरें मीडिया के जरिए यह भी आ रही थी कि करनी सेना ने, इनके जिम्मेदारों ने शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था पुलिस को, प्रशासन को और कहा था उनकी रैली 1 बजे से शुरू हो चुकी है और रैली के ख़त्म होते वक्त यानी शाम के 5 बजे तक रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ये लोग खुद कानून को अपने हाथों में लेंगे, खुद इंसाफ करेंगे। पुलिस प्रशासन ने ये सब धमकियों को देखते हुए रामजी लाल सुमन की सुरक्षा में इजाफा कर दिया। रोड पर पुलिस एहलकार तैनात हो गए। कई सारी अहम पुलिस फोर्सेस को, रैपिड एक्शन फोर्स को वहां बुलाया गया और पूरी कोशिश की गई कि हालात काबू में रहें, करनी सेना के लोग अपने हाथों में कानून को लेने की कोशिश ना करें। जब शाम के 5 बज गए और रैली को ख़त्म करने का वक्त आ गया तब करनी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने बढ़ने नहीं दिया। उसके बाद उन लोगों ने आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और घंटों ये नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा। उसके अलावा उस रैली में बेशुमार लोग अपने हाथों में तलवार लेकर के आए। उन लोगों ने हाथों में तलवार को लहराते हुए कहा कि कहां हो रामजी लाल सुमन, आओ मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम पर हमला करने का। बेशुमार लोगों ने अपने हाथों में तलवारों को लहराया। इस तरह की वीडियोस बना करके इन लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सीधी सीधी धमकी दी। और कानून यह है, उसूल यह है कि तलवार रखने के लिए भी लाइसेंस का होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास तलवार है, किसी के हाथों में ये हथियार मौजूद है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। और जब सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने पुलिस को ये कानून याद दिलाया कि तलवार के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है और किसी के पास नहीं है लाइसेंस तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब पुलिस की तरफ से बयान सामने आता है। आज तक ने भी अपने एक स्टोरी में लिखा कि पुलिस का दावा है कि ऐसे लोगों के चेहरों की शनाख्त की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल कार्रवाई की कोई भी बात सामने नहीं आई है। ये तमाम लोग रामजी लाल सुमन को मारने की धमकी दे रहे हैं इस वजह से क्योंकि पिछले दिनों पार्लियामेंट में रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सागा भी गद्दार था। उन्होंने अपनी स्पीच देते हुए पार्लियामेंट में कहा था कि कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को बाबर की औलाद करार देते हैं, जो मुसलमानों को गद्दार बताते हैं और कहते हैं कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुसलमान बाबर को अपना आइडियल और रहनुमा नहीं मानते बल्कि भारत के मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा और आइडियल मानते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर
यहाँ के हिंदुओं को, राजपूतों को प्रॉब्लम इस बात से है कि बाबर ने यहाँ आकर के हुकूमत की, अपनी बादशाहत कायम करने का ऐलान किया, तो उसके लिए जिम्मेदार राणा सागा है। राणा सागा ने ही इब्राहिम लोधी को हराने के लिए ज़हीरुद्दीन बाबर को इंडिया आने की दावत दी थी और फिर बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त से दो चार किया, अपनी बादशाहत कायम करने का ऐलान किया। तो बाबर को यहाँ बुलाने का जिम्मेदार राणा सागा है, इसलिए असल गद्दार राणा सागा था और उसकी जितनी औलादें हैं वो सब गद्दार है। ये रामजी लाल सुमन का बयान था, उनकी जो ये सच्चाई थी, हकीकत बयानी थी और तारीख के जिस नुक्ते की तरफ उन्होंने इशारा किया था, ये करने सेना को, राजपूतों को या बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका और उसके बाद लगातार रामजी लाल सुमन की तनकीद होती रही। 26 मार्च को भी करनी सेना के वर्करों ने उनके घर पर हमला किया था, तोड़फोड़ किया था, कई लोग उसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया और आज एक मरतबा फिर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सीधी सीधी धमकी दी जाती। कुछ लोगों ने यह भी अपनी स्पीच में कहा कि राणा सागा हमारे भगवान हैं, हम उनके वंशज हैं और जो कोई भी उनको गद्दार कहता है, हमें गद्दार कहता है, उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की धमकी दी गई थी। अब सच्चाई क्या है? राणा सागा और ज़हीरुद्दीन बाबर का इख्तिलाफ क्या था? क्या दोनों में लड़ाई थी? कौन सही है, कौन गलत है? इस हवाले से पिछले दिनों एक तफसीली वीडियो मैंने बताई थी जिसमें बताया था कि राणा सागा एक राजपूत बादशाह था, राजस्थान के इलाके पर उसकी हुकूमत थी, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया भी उसकी बादशाहत के जरिए आता था और राणा सागा ये चाहता था कि वो दिल्ली की सल्तनत पर हावी हो जाए, दिल्ली की सल्तनत का बादशाह बन जाए। दिल्ली में उन दिनों इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी और राणा सागा इब्राहिम लोधी से जंग नहीं जीत सकता था, उन पर हमला करने में कामयाब नहीं हो सकता था। कई मरतबा कोशिश की राणा सागा ने, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद राणा सागा ने चालाकी दिखाई और कहा कि हम बाबर को अफगानिस्तान से, काबुल से बुलाते हैं और जब ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी फ़ौज के साथ दिल्ली आएंगे, वो इब्राहिम लोधी के साथ जंग करेंगे तो इब्राहिम लोधी की जो फ़ौज है वो कमज़ोर हो जाएगी। उधर बाबर भी अपनी शिकस्त की वजह से, अपनी हार की वजह से यहाँ से वापस काबुल चला जाएगा। उसके बाद इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग लड़ना, उस पर हमला करना और दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा जमाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये राणा सागा का असल एजेंडा था, मंसूबा था। ज़हीरुद्दीन बाबर इंडिया आते हैं, पानीपत के मैदान में उनकी इब्राहिम लोधी के साथ जंग होती है और 1526 में जंग हुई। इब्राहिम लोधी की शिकस्त हो गई, उनकी शहादत हो गई, ज़हीरुद्दीन बाबर को जीत मिली। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जीत हासिल करने के बाद दिल्ली में रहने का और अपनी सल्तनत कायम करने का ऐलान कर दिया। उनके जो एडवाइज़र थे, जो मुशीर थे, वो कह रहे थे बाबर आप यहाँ से चलिए, इंडिया की, दिल्ली की आबो हवा आपको रास नहीं आएगी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा नहीं, अब तो यहीं रहना है, यहीं अपनी सल्तनत कायम करनी है और ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में अपनी सल्तनत के क़याम का ऐलान कर दिया। राणा सागा को बर्दाश्त नहीं हो सका। उसके बाद राणा सागा ने ज़हीरुद्दीन बाबर से लड़ने का मंसूबा बनाया और फिर आगरा के आसपास खनवा के इलाके में ज़हीरुद्दीन बाबर और राणा सागा के दरमियान जंग हुई और इस जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर को शानदार जीत मिली, राणा सागा की शिकस्त हुई और राणा सागा की जो सल्तनत है उसके बाद ख़त्म होने लगी और ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत को कायम करना शुरू कर दिया। दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनता गया और 400 सालों तक मुगलों ने इंडिया पर हुकूमत की और फिर उन्हीं की औलाद ने इंडिया को ताजमहल, लाल किला या आगरा का किला या इसी तरह जामा मस्जिद जैसी इमारतों का खूबसूरत तोहफा दिया और पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजने लगा और मुगलिया सल्तनत इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होने लगी, जो आज तक इनको बर्दाश्त नहीं है। तो ये पूरा वाक़या है, ये पूरा मामला है कि ज़हीरुद्दीन बाबर कैसे आए थे, क्यों राणा सागा को उन्होंने हराया था। कई मौर्रिख ने यहाँ तक लिखा है कि राणा सागा की जंग ज़हीरुद्दीन बाबर से हुई थी, इसी वजह से राणा सागा आज लोगों को मालूम है, तारीख़ में राणा सागा का तस्करा है। अगर ज़हीरुद्दीन बाबर से राणा सागा की जंग न हुई होती तो राणा सागा कौन था, कहाँ का बादशाह था, कहाँ का राजा था, यह भी तारीख की किताबों में जिक्र नहीं होता, क्योंकि राणा सागा जैसे कितने राजपूत बादशाह आए और गुजर गए और उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। ये दावा कई सारे मौर्रिखीन ने किया है और अब इसी बात का तस्करा पार्लियामेंट में रामजी लाल सुमन ने कर दिया तो इनको बर्दाश्त नहीं हो सका और लगातार इनका हमला जारी है।
रामजी लाल सुमन का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हर किसी को विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है और इनके विरोध का एक अलग अंदाज है जो आतंक पर मबनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब सवाल पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश की सरकार से कि मुसलमानों को धमकी दी गई थी। मेरठ पुलिस ने कहा था कि अगर मुसलमानों ने यहाँ सड़क पर ईद की नमाज अदा की तो उनके पासपोर्ट को, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। इन लोगों ने घंटों सड़कों को जाम किया है, पूरा रास्ता ब्लॉक रहा घंटों। क्या इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? इन पर एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, इनके ड्राइविंग लाइसेंस को, इनके पासपोर्ट को रद्द किया जाएगा, इनके घरों को बुलडोज किया जाएगा? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। आप ये सवाल पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? आपको ये पूरी खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।